चलो उसके बाद बेटा अब रॉल्स लॉ का देखो कैसे, ये फॉर्म तो आपने पढ़ी है, ये ग्राफ भी देख लिया। अब आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अब तो सबको याद हो जानी चाहिए। जूही बताओ आइडियल सॉल्यूशन की बेटा प्रॉपर्टीज बताएं। अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो क्या क्या देखोगे वहां पर? बेटा रिप्लाई करें जिससे पूछा जा रहा है। जूही जो बेटा रिप्लाई नहीं करे बेटा प्लीज, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, लास्ट बार, ठीक है? अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्लास में प्रेजेंट होने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। 10 बार 1000 बार चैप्टर पढ़ लोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। प्लीज बेटा रिप्लाई करें जिससे पूछा जा रहा है। जूही आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? follows Rawls law। फर्स्ट रूल होगा बेटा रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है? वेरी सिंपल कि रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब बेटा कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कैसा ग्राफ दिखेगा? लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, और क्या पॉइंट था? इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर भी है। क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में? A and BB is equal to AP। ए एंड बीबी फोर्सेस ये ज्यादा होंगे या कम होंगे या बराबर होंगे, क्या होता है? is equals। हाँ गुड, ए बी टाइप फोर्सेस के बराबर होंगे, है ना? यानी बेटा जो सिमिलर सिमिलर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है, यानी सॉलिड सॉलिड के बीच में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस है, ठीक है, ये फोर्सेस बेटा बराबर होंगे डिसिमिलर पार्टिकल्स यानी सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में। तो यही आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू किसके बराबर हो? ए बी टाइप फोर्सेस के बराबर हो, ठीक है? सबको आया बेटा समझ में? अच्छे से रिवीजन चल रहा है अब तो? Yes। किसी को डाउट नहीं होगा? ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा बताओ, अगला है इंथैल्पी के ऊपर था और वॉल्यूम के ऊपर। क्या था? अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन जब बेटा बनाएंगे तो उसमें इंथैल्पी में कोई चेंज आता है? इंथैल्पी को कैसे? जीरो होती है चेंज। चेंज का मतलब है सॉल्यूशन से बनाने से पहले बेटा, यानी जब दोनों कंपोनेंट्स को देखें और उसको सॉल्यूशन बना लें उसके बाद उसमें कोई भी इंथैल्पी में मिक्स नहीं चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये देखो इंथैल्पी और एनर्जी एक ही चीज है बेटा, समझे? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं तो इंथैल्पी में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद हीट नहीं निकलनी चाहिए, है ना? चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, मतलब कि पार्टिकल्स जो है उसके बाद हीट रिलीज हो रही है, या तो हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ना तो रिलीज होगी बेटा, नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर हीट इज रिलीज्ड। समझे इसका मतलब? एंथैल्पी चेंज का मतलब इनडायरेक्टली पूछेगा, हमेशा ये नहीं कि डायरेक्टली आपको एंथैल्पी चेंज बोल दे या डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, ऐसे डायरेक्टली बिना नहीं दिया जाएगा, इसको समझना भी जरूरी है। क्या मतलब है ऋषि इसका? डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 का मतलब दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो हीट जो है ना तो रिलीज होगी ना ही बेटा एब्जॉर्ब होगी, तभी आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। समझे? हाँ Yes। अब एक एग्जांपल सुनो, अब इसके बाद एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल से पूछता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल देगा आपको। एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? पढ़े थे, सिमिलर पार्टिकल्स होने चाहिए, मतलब कि अगर बेंजीन ले रहे हैं तो उसमें टोल्यून मिक्स कर दो तो आइडियल सॉल्यूशन बन गया। अगर एन हेक्सेन है बेटा, एन हेक्सेन के साथ कौन सा ले सकते हो? एन हेप्टेन, ओक्टेन,
कोई सा भी ले सकते हो, सब क्या है ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बेटा। अगर बेंजीन है, हाँ, तो बेंजीन अपना कैसा कंपाउंड है, उसी के जैसा मिलता जुलता टोल्यूम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है इनकी। इसी तरीके से बेटा एनहेक्सेन एनोटेन, ऐसे ही हेलो अल्केन्स कंपाउंड में अगर मिथाइल, हाँ, अगर अपना क्लोरोमीथेन है तो उसके साथ क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरोमीथेन के साथ और कौन सा हो सकता है, कैसे कंपाउंड, कौन सा बेटा, ब्रोमोमीथेन। हाँ, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, सब एक ही जैसे हैं, समझे आप। देखो इसमें सारे हेलोजेन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब एक जैसे हो जाएंगे। समझ रहे हो क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, आइडियल सॉल्यूशन को कैसे पहचानोगे। क्वेश्चन में आपको कोई सॉल्यूशन बोलेगा, जैसे बोल दिया उसने एनहेक्सेन ओकेन का, फिर कहेगा इन दोनों सॉल्यूशन को सॉरी मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर ये चारों पॉइंट्स डाल देगा, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, ये 0, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा सारे एग्जांपल आपको याद कराऊं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के हो गए बेटा एनहेक्सेन एनोपेन, ये सब, ठीक है। इनके अंदर डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, फिर आएगा वॉल्यूम मिक्स इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब कि जो हमारा बेटा सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। जितना पहले था दोनों कंपोनेंट्स का मिक्स करने के बाद भी क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल आना चाहिए, ओके। आइडियल सॉल्यूशन में इतना ही आपको पढ़ना है, इतना सबको क्लियर होना चाहिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, एक और वेपर प्रेशर की बात करो तो बेटा दोनों कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसा हो सकता है कि दो कंपोनेंट्स में एक ज्यादा वोलेटाइल है ना। तो कैसे ग्राफ बेटा, ये वाला ग्राफ दिखाएगा P टोटल, ठीक है ना। जो ज्यादा वोलेटाइल है और जो कम वोलेटाइल है उसको मिक्स करके आप बना सकते हो सॉल्यूशन। चलो अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश करते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम भी कम है, सारा रिवीजन कराएंगे आज। तो पहले मुझे बताओ पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड्स की जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी बताओ। सबसे पहले ग्राफ से समझेंगे तो सबको समझ में आएगा। ये ग्राफ बेटा याद रखो, मैंने आपसे कहा था एक का पॉइंट्स याद रखो, दूसरे के ठीक अपोजिट है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या लिखना है बेटा, ध्यान से देखना सभी बच्चे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ बेटा ये डेविएशन किस चीज से दिखा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। यानी आइडियल सॉल्यूशन तो कहता है, यानी रॉल्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर जो है बेटा वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर करेगा, है ना। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन को नहीं फॉलो करने का मतलब क्या हो सकता है, या तो बेटा वेपर प्रेशर जो हमारे कंपोनेंट्स का और टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, या तो उसकी वैल्यू क्या हो आइडियल सॉल्यूशन जितना दिखाता है, ये देखो स्ट्रेट लाइन उससे क्या है ज्यादा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या होगा, मानसी फर्स्ट पॉइंट अगर वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बोले तो क्या बोलोगे कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से। द वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन, बताओ अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर बेटा इन दोनों कंपोनेंट्स के हिसाब से या आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्या है बेटा, ज्यादा है, ग्रेटर देन दैट शोन बाय आइडियल सॉल्यूशन। सही है, ग्राफ से भी देख सकते हैं वेपर प्रेशर देखो बेटा हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। ज्यादा होने का मतलब
जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। और कंपोनेंट्स का भी अगर देखें बेटा, कंपोनेंट्स का, प्योर कंपोनेंट्स का देखो, ये था आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से, लेकिन अभी कितना आ रहा है, इस तरीके से करवाना, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया वेपर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन का मतलब किस चीज की वैल्यू बढ़ रही है, आपको ऐसे याद रखो। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, है ना, वेपर प्रेशर इज इंक्रीजिंग। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एजिट्रॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होगी बॉइलिंग पॉइंट पर। सेकंड बेटा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें। इसमें किस तरीके से होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कौन से फोर्सेस ज्यादा है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा, इसका मतलब कौन से फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, जो वेपर में ले जाएंगे उसको, जो हमारे सॉल्यूट को कहां ले जाए बेटा, वेपर फेज में ले जाएंगे। तो वेपर फेज में ले जाएंगे तो मतलब कि कौन से, ए बी टाइप और ए टाइप में, ए टाइप फोर्सेस जो है बेटा और बी टाइप फोर्सेस है, इनकी वैल्यू बेटा क्या होगी, दोनों की ज्यादा होगी ए बी टाइप फोर्सेस से, है ना। सिमिलर टाइप की फोर्सेस ज्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, जिसकी वजह से वेपर फेज, वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। लिक्विड फेज में नहीं जा रहे, सॉल्यूशन कंपोनेंट सॉल्यूशन नहीं बना रहे, कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू बेटा ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस याद क्या रखेंगे आप, कि सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस ग्रेटर देन डिसिमिलर टाइप फोर्सेस, ठीक है। ए बी टाइप फोर्सेस से ए और बी फोर्सेस ज्यादा होंगे बेटा, ठीक है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना, डेल्टा एच की वैल्यू बताओ क्या होगी, अगर सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, एंथैल्पी में चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच की वैल्यू बेटा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, रिएक्शन होता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू उसमें क्या होगी, कौन बता सकता है, पता है किसी को, ध्यान हो, पढ़ाई कई बार एंडोथर्मिक में अलग होता है, उसमें अलग होता है। तो बेटा ऐसे लेते हैं ना थर्मोडायनामिक्स में कि डेल्टा एच की वैल्यू, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है, अगर हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच बेटा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ ये समझ लो, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ बीच में, ये आपको हमेशा काम आएगा कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा बेटा एंथैल्पी जो होती है वो डेल्टा एच नेगेटिव होती है, ठीक है। और डेल्टा बी मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अगर डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव है तो ये भी याद रखना है पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा बी मिक्स पॉजिटिव होने का मतलब वॉल्यूम बेटा क्या कर गया, मिक्स करोगे दोनों को तो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम हमारा फाइनल जो है वो क्या होगा बेटा, V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, है ना, या V1 प्लस V2, दोनों कंपोनेंट का अगर मिक्स करें तो उससे क्या होगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। आ रहे हैं पॉइंट समझ में अच्छे से, और कोई पॉइंट रह गया, बोलो। एक बार डेल्टा वी वाला फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था बेटा डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, क्या है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, मान लो इनिशियली आपने क्या किया था, दोनों दो अलग अलग कंपोनेंट्स थे ना, V1 V2, वन और टू कंपोनेंट्स थे, तो स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम होगा बेटा, V1 प्लस V2 होगा, है ना, दोनों का अलग अलग। और हमने जो बाद में चेक करेंगे वॉल्यूम, तो बेटा इसमें V मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव है, मतलब कि इसमें बेटा जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आपको समझाता हूं, अभी सोचने में ऐसा लगता होगा
जैसे अपने लोग वाटर में मिक्स करते हैं शुगर, है ना, तो दोनों का टोटल मास क्या आना चाहिए, टोटल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद सेम आता है, तो वो तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, है ना। अगर बी मिक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाए, if the volume become more than the volume of the components, अब समझे, दोनों कंपोनेंट्स को ऐड Yes. करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाए, अगर इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब बेटा क्या है, समझ लो वो अपना पॉजिटिव डेविएशन कंपाउंड है। ये सब चीजें सिर्फ खाली पॉइंट्स याद नहीं करने, समझना भी है इसका मतलब क्या है। बी मिक्स पॉजिटिव का मतलब हो गया कि बी फाइनल ज्यादा होगा, वॉल्यूम बाद वाला ज्यादा होगा इनिशियली से दोनों कंपोनेंट से। एच मिक्स बेटा पॉजिटिव होने का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, जब आप सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो हीट क्या होगी इसमें, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, हीट Yes, एब्जॉर्ब। sir. हाँ, छोटी छोटी चीजें। चलो उसके बाद और कोई पॉइंट रहेगा, अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं पॉजिटिव डेविएशन के, बताओ। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बेटा है, याद रखो सभी बच्चे, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। अल्कोहल तो इथेनॉल खाली नहीं है, अल्कोहल कोई सी भी हो सकती है, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, कोई सा भी अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कैसा मिक्सचर बनता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, क्लियर है सबको। ये इसका कॉमन एग्जांपल है, अल्कोहल और वाटर में जब कभी मिक्स करेंगे तो बेटा अपना पॉजिटिव डेविएशन कंपाउंड शो करेंगे। अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको बताऊंगा, मिनिमम हम बोलते हैं एजिट्रॉप्स, पहले एजिट्रॉप्स बता देता हूं। नेगेटिव डेविएशन में बेटा जैसा हमने यहां पढ़ा है वो सारा उधर अपोजिट है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन अपोजिट है। अभी इधर एजिट्रॉप्स देख लेते हैं। सबसे पहले एजिट्रॉप्स क्या करेंगे, जो ये कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे समझिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा जो होते हैं वो दो तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है, एक मिनिमम बॉइलिंग, एक मैक्सिमम बॉइलिंग। लेकिन एजिट्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी बेटा, सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है, एजिट्रॉप्स का बेटा मतलब है जैसे इथेनॉल और वाटर है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो इथेनॉल और वाटर में एजिट्रॉप्स का मतलब है दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस। मतलब कि पहली बात तो ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे अगर मान लो इथेनॉल और वाटर है, इसको हमने मिक्स किया, तो जनरली क्या होता है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग रहेगा, है ना। अब जैसे इथेनॉल अलग टेम्परेचर पर बॉईल करेगा और वाटर क्या करेगा बेटा, अलग टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, है कि नहीं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल का कम होता है 80 डिग्री, ऐसे कुछ समथिंग है, ठीक है। तो ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, अब 80 डिग्री सेल्सियस होगा तो बेटा क्या बॉईल करना चाहिए, इथेनॉल बॉईल होना शुरू हो जाना चाहिए, मतलब कि इथेनॉल जो है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस बेटा क्या बॉईल होगा, वाटर। तो मतलब कि दोनों कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहां बेटा यूज होती है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है, दोनों कंपोनेंट्स में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, समझे आप मेरी बात। लेकिन हाँ ऐसा बेटा, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन वाले कंपाउंड्स में नहीं होता। मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर यू कैन नॉट डू दिस, आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब एक ही टेम्परेचर पर दोनों बॉईल करते हैं, समझे मेरी बात अभी नहीं। जैसे आइडियल सॉल्यूशन की बात लो, बेंजीन और टोल्यूम, इसको आपने मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया है, तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग रहेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, कॉमन बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग, इसकी वजह से नाम आते हैं इनके, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, कि ये जो एजिट्रॉप्स शो करेंगे,
ये बेटा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पर्टिकुलर कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन, मतलब कि 96% इथेनॉल और 96% इथेनॉल है, मान लो किसी सॉल्यूशन में, और 4% बेटा वाटर है, तभी ये क्या बनाएगा, तभी ये क्या दिखाएगा, एजिट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बाकी टाइम पर शो नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने कहा ना, इथेनॉल और वाटर दोनों का बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग इवेपोरेट करेंगे। लेकिन एजिट्रॉप बेटा क्या होगा, जब एजिट्रॉप्स की प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग, मतलब कि कॉमन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा एक फिक्स कंपोजिशन शो करेगा। यानी 96%, ऐसे समझो, एक सॉल्यूशन आपने बनाया इथेनॉल और वाटर का, उसमें क्या करो, 96% इथेनॉल डालो, 4% वाटर रखो, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बेटा बाकी किसी भी कंपोजिशन पर अलग होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर यानी 96% जब आपने रखा, तो बेटा ये प्रॉपर्टी कैसे दिखाएगा, एजिट्रोपिक प्रॉपर्टी, मतलब कि एजिट्रोप वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है एजिट्रोप्स की, देखो, एक तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बताया आपको, है ना, एक अपना बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाएगा दोनों को, मतलब कि यू कैन नॉट सेपरेट बोथ कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इस बात का मतलब समझ रहे सभी बच्चे, जल्दी बताओ। कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन शो करेंगे, मतलब कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एक कॉमन हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे इन दोनों को अगर मिक्स करें, एक्चुअल में क्या होता है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 80 समथिंग है, तो ये दोनों का एक कॉमन कुछ बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब उस बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से बेटा सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी एजिट्रॉप्स की क्या होती है, तो इनका कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और दूसरा इनको बेटा यू कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे में बताऊं या समझ गए, ये बताओ, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है? यस बेटा ऋषि, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का प्रोसेस समझाऊं या जानते हो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है? चलो जल्दी से बता देता हूं, सर नहीं बता, समझा दीजिए। ठीक है। अच्छा, आपने आपने ये देखा है, पढ़ा तो होगा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर में बेटा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अभी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर का मतलब क्या है बेटा, एयर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं। ऐसी पेट्रोलियम में भी करते हैं, रिफाइनरी सुना है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, तो पेट्रोलियम की रिफाइनरी में बेटा सुना है आपने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक ही क्रूड ऑयल जो आता है अपना, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, हाँ, तो क्या करते हैं बेटा, उसको हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें कॉलम्स लगे होते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स लगे होते हैं, अलग अलग हाइट पर हीट करना शुरू करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले बेटा सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे पहले वो हीट होगा और इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स बन जाएगा, समझे मेरी बात, उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अपना गैसोलीन पेट्रोल होता है, डीजल भी निकलता है उसमें से, पैराफिन वैक्स भी निकलता है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कोल तार, और उसके बाद केरोसिन ऑयल, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इनको बेटा क्या कर रहे हैं हम, ध्यान देना, हीट कर रहे हैं ना, अलग अलग कैसे सेपरेट कर पा रहे हो, इसका बेसिस क्या है कि सारे लिक्विड्स का बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, तभी आप सेपरेट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर हाँ यस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर बॉईल कर रहे हैं, ऐसा होता है जनरली किसी भी सॉल्यूशन में, ऐसा किसी भी सॉल्यूशन में होता है। इथेनॉल और वाटर को आपने मिक्स किया सपोज, तो बेटा उसमें इथेनॉल का अलग बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस सपोज, और वाटर का 100 है, तो आपने हीट किया तो 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इथेनॉल इवेपोरेट होने लग जाएगा, ठीक है ना। यस सर। और 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो ना, मतलब इथेनॉल को अलग कर सकते हो, वाटर को अलग कर सकते हो, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। यस
कर सकते हैं, लेकिन Yes, कब sir. नहीं करेगा? देखो कब नहीं होगा, यही चीज समझो। कब नहीं होगा? इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जब आपने 96% ले लिया, जब आपने 96 ग्राम परसेंटेज मतलब इतना ले लिया आपने इथेनॉल और 4% वाटर ले लिया, तब ये प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। मतलब कि तब ये बेटा सेपरेट नहीं कर सकते आप दोनों कंपोनेंट्स को। अब समझ में आई मेरी बात? एक्चुअल में क्या करते Yes, रहेंगे, sir. दोनों लिक्विड जो है एक ही कॉमन पॉइंट पर बॉईल करते रहेंगे, इसीलिए बोलते हैं इनको दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है एक, लेकिन ऐसा सिर्फ बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा एक ही कंपोजिशन पर होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तभी उसको क्या बोलेंगे, एजिट्रॉप। ठीक है, अब इसमें है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। दो टाइप की प्रॉपर्टियां होती हैं, दो टाइप के शो करते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं जैसे अल्कोहल या इथेनॉल प्लस वाटर है, वो क्या दिखाएंगे बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स बनाएंगे। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। अब इस नाम पर ध्यान दो, मिनिमम बॉइलिंग का बेटा मतलब क्या हुआ कि अब कोई कॉमन बॉइलिंग पॉइंट तो होगा। अब जैसे 100 नहीं है, ठीक है, 100 भी नहीं है और 80 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, कुछ ना कुछ बेटा क्या होगा, दोनों का एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी जो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा इन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, कम हो, तब हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग एजिट्रॉप्स बनेगा। समझे मेरी बात? जो कंपोनेंट बनेगा, जो सॉल्यूशन अपना तैयार होगा 96% इथेनॉल और 4% वाटर पर लेकर, उसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इन दोनों प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझे इस बात को? Yes, जूही? sir. Yes, sir. ठीक है ना, ऐसे बस ऐसे समझा करो धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इस बात को दिमाग में रखोगे। आपको मैंने एक चीज बताई होगी बेटा कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन, देखो नोट्स में दिया हुआ है कि अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। ये अपने दिमाग में बैठाओ ये चीज। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, रिड्यूस होगा। अभी देखा आपने, अभी खुद देखा एजिट्रॉप्स के केस में क्या हुआ, वेपर प्रेशर तो बेटा बहुत ज्यादा था ना। वेपर प्रेशर क्या था, जब ग्राफ का देखिए अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो वेपर प्रेशर देखो ऊपर चला गया। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा, रिड्यूस हो गया। तो अब दोनों के ग्राफ देखना कैसे शो करेगा। एक वेपर प्रेशर वाला एजिट्रॉप्स के लिए बना रहा हूं। अभी तो ये तो बेटा ये जो था वो वाला ग्राफ इस तरीके से जो ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन है, लेकिन खाली एजिट्रॉप के लिए बोल रहा हूं। एजिट्रॉप्स के ग्राफ पर ध्यान दें सभी बच्चे। तो एक अपना ये ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ है, यानी यहां पर वेपर प्रेशर रखो और यहां पर मोल फ्रैक्शन सॉरी। ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, और बेटा यहां पर क्या रखना, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के साथ। अब देखना ध्यान से, अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ एजिट्रॉप बेटा कहां बनेगा, किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, है ना। कहां पर बन सकती है, कंपोजिशन का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट करता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, ये देखो यहां पर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पर ज्यादा होगा, ऐसे देखो, ये है एजिट्रॉप वाला पॉइंट। देखो कंपैरेटिवली दोनों कंपोनेंट ये लिखे हुए हैं, यानी ये आपका P1 नॉट है और ये P2 नेट नॉट। प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से बेटा एजिट्रॉप का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, दिख रहा है? सबको ध्यान दें, सब ध्यान दें, ठीक है। यही अभी पढ़ा हमने कि वेपर प्रेशर तो बेटा क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, टेम्परेचर के साथ देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एजिट्रॉप का मिनिमम बॉइलिंग है तो रिड्यूस हो गया।
ये बेटा देखो टेम्परेचर है ना, तो प्योर कंपोनेंट देखो यहां पर ये दोनों क्या चीजें हैं, ये आपके बेटा T2 नॉट और T1 नॉट है, मतलब कि T1 नॉट एंड T2 नॉट आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। समझे इतना? आया समझ में ग्राफ अच्छे से? ये बॉइलिंग पॉइंट है बेटा प्योर कंपोनेंट का, नॉट किसके आगे लगता है? प्योर कंपोनेंट का। तो अपना एजिट्रॉप का कहां पर है? इस बेटा कोई एक कंपोजिशन होगी, ये देखो, ठीक है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, इस वाले बॉइलिंग पॉइंट से कम दिख रहा है, देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, इसकी देखो कितनी कम है, नीचे आ रहा है। समझ गए सभी बच्चे? अभी बताओ, जल्दी रिप्लाई करो। मान सिंह, यस सर, समझ गए। अच्छे से आ गया है ना? अब ये ग्राफ एक ही आप याद कर लो, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ याद कर लो, नेगेटिव डायरेक्शन का डेविएशन का अपोजिट होगा। ठीक है? ठीक है बेटा, सबको आया अच्छे से? यस सर। यस। थ्योरी में सारी चीजें लगभग हो गई। अच्छा हाँ, अब नेगेटिव डेविएशन का आपको बताता हूँ थोड़ा सा। नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज देखो। नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या होता है? जो पॉजिटिव डेविएशन में हो रहा है उसका अपोजिट करते जाओ। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात करेंगे। क्या होगा वेपर प्रेशर? ग्राफ देखो इस तरीके से, अपना रिजल्ट कौन सा ग्राफ आ रहा है? नीचे वाला। मतलब कि वी कैन से कि वेपर प्रेशर ऑफ नेगेटिव डेविएशन वाले कंपाउंड्स जो हैं, the compounds or solutions showing negative deviation means their vapor pressure is less than that shown by ideal solution. ठीक है? सही है ना पॉइंट? वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है? इसमें रिड्यूस होता है, उसमें बढ़ता है, इसमें कम होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कौन से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है? नंदिनी, कौन से फोर्सेस बेटा स्ट्रॉन्ग है? दो टाइप के फोर्सेस हैं। कौन से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे? वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? देखो कैसे पता लगाओगे, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। वेपर प्रेशर बेटा क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कि वेपर में कंपोनेंट क्या है? वेपर में कंपोनेंट कम है। कहां पर ज्यादा है? सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन बनाने की में मदद कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन बनाने में कौन से पार्टिकल्स मदद करेंगे? मतलब कौन से ज्यादा फोर्सेस हैं? एबी टाइप फोर्सेस। ठीक है ना ऋषि? ठीक है, कौन से बेटा फोर्सेस ज्यादा होंगे? देखो एबी टाइप फोर्सेस, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम है। तो वेपर प्रेशर कम है मतलब कि वेपर के पार्टिकल्स भी कम है वेपर में, लिक्विड स्टेट में ज्यादा है। ठीक है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये वाले फोर्सेस अपने सिमिलर वाले लेस होंगे। डेल्टा एफ क्या हो जाएगा? वहां पर पॉजिटिव था, यहां पर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है? एंथैल्पी में मिक्स बेटा नेगेटिव, मतलब कि हीट क्या हो रही है इसमें? एंथैल्पी क्या हो रही है इसमें? रिलीज होगी, रिलीज होगी। अब देखो कैसे एग्जांपल याद कराता हूं आपको, बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं। एसिड्स को जब भी बेटा वाटर में डालते हैं, पढ़ा है किसी ने? याद करो, एसिड्स को जब वाटर में डालते हैं या डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स करते हैं तो क्या रिलीज होती है? हीट NH रिलीज प्लस होती है। अरे एच पॉजिटिव तो होते ही हैं बेटा, यश। हीट भी रिलीज होती है। कभी देखा नहीं आपने? अगर हम कहते हैं ना कि किसी एसिड को डायरेक्टली वाटर में उसमें नहीं डालना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज कब होगी? बताया था, जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये समझ लो आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा
तो यानी बेटा इसका एग्जांपल कौन सा है? रटने की जरूरत है क्या? याद करने की जरूरत है? बस ये ध्यान रखो डेल्टा एच नेगेटिव किस में है? नेगेटिव डिविजन में। तो एसिड प्लस वाटर, कोई सा भी एसिड, मतलब कि कोई से का मतलब मिनरल एसिड्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल एसिड्स बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, तीन हमारे कैसे लैब के अंदर यूज करते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं इनको। तो तीनों में से कोई भी एसिड अगर वाटर में डालोगे तो आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? नेगेटिव डिविजन वाला। ठीक है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और चाहे आपका HCl हो गया, इन तीनों का कॉमन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड का मतलब ये मत सोचना कि एसिटिक एसिड भी हो गया और बाकी सब हो गए, नहीं नहीं, ये बेटा खाली मिनरल एसिड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मिनरल एसिड्स, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड्स बोलते हैं इनको। तो इन तीनों का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका मतलब हमेशा दिमाग में पता होना चाहिए सबको कि ये नेगेटिव डिविजन आएगा। सारी प्रॉपर्टी कौन सी है? नेगेटिव डिविजन वाली। वॉल्यूम मिक्स बेटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब कि क्या हुआ वॉल्यूम मिक्स? नेगेटिव का मतलब मिक्स किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया और चेक किया वॉल्यूम फाइनल, हाँ रिड्यूस हो गया। ठीक है, यानी बेटा V फाइनल की वैल्यू बेटा क्या हो गई? लेस देन हो गई, यहाँ ग्रेटर की जगह लेस देन हो गई, V1 प्लस V2 इनिशियल अमाउंट से कम हो गई। ठीक है ना? अब इसके ग्राफ, अब एजिट्रॉप्स की बात करेंगे। ये कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे? जैसे बताया एसिड प्लस वाटर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स बनाएंगे, है ना? तो बेटा उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बताओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? अभी इतना सब पढ़ लिया, मिनिमम बॉइलिंग का, तो मैक्सिमम बॉइलिंग भी पता चल जाना चाहिए। बताओ पहला क्या होगा? उनका नाम ही है मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। जैसे अगर मान लो अगर HCl की बात करें तो HCl में पहले तो किस कंपोजिशन पर होता है? कंपोजिशन देखनी पड़ेगी अपने को, स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है बेटा। ठीक है, तब तक आप ग्राफ देखो एक बार, ग्राफ पहले समझा देता हूं किस तरह का ग्राफ बनेगा। बताओ, एक हो गया हमारा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ। अच्छा बेटा, अगर किसी ग्राफ में मोल फ्रैक्शन की जगह आपको यहाँ पर कंपोजिशन लिख रखा है तो कंपोजिशन का मतलब कि बेटा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ही हो गया। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कितना कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, तो x और मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन हो गया, ऊपर रखेंगे टेम्परेचर। तो सबसे पहले बताओ बेटा वेपर प्रेशर क्या होगा? बताया था रिड्यूस हो रहा है ना? नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है। तो एजिट्रॉप्स का क्या होगा? जहां पर एजिट्रॉप की कंप्लीमेशन होगी क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। ये देखो, ये P1 नॉट है मान लो और ये अपना P2 नॉट है। बताओ एजिट्रॉप का देख रहे हो क्या हालत है? कम हो गया वेपर प्रेशर, हो गया ना? दोनों की कम हो गया। बस ग्राफ उलट जाएंगे। और टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग, मतलब कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज कर देगा। तो मान लो इस पर भी यहाँ पर कहीं पर कंपोजिशन दिखाना, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट अपने को सबसे ज्यादा दिखाना है। ये देखो एजिट्रॉप के केस में ये अपना एजिट्रॉपिक वाली कंपोजिशन हो गई, ठीक है? एजिट्रॉपिक, और ये अपने बेटा दोनों कंपोनेंट्स हो गए, यानी T1 नॉट है और ये T2 नॉट है। ठीक है, तो देखोगे मैक्सिमम, सॉरी गलत, नीचे आए, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है,
T2 नॉट T, और ये T मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम वॉल्यूम पर। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या हो गया बेटा, ये एजिप्रोफ बता दिए मैंने। इनमें कोई डाउट है? अब सॉल्यूशन चैप्टर में अभी किस किस को डाउट रहेगा? अभी भी कुछ ऐसी चीजें जो रह गई हो, ना समझ में आई हो थ्योरी में, कम से कम थ्योरी में बताओ मुझे, है? अब तो हो जाना चाहिए सब कुछ क्लियर। चलो, अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसका एग्जांपल बेटा बताता हूँ, एजिप्रोफ का स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जो हम कहते हैं। तो बहुत सारे इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। एक्चुअल कंपोजिशन आपको अगर याद रखनी है तो वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कितना है, अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बता देता हूँ, HCl के केस में बेटा होता है 20% HCl 20.2 और रिमेनिंग हो गया अपना वाटर। तो HCl 20%, HCl अगर ले रहे हो तो 20% बेटा HCl लो और वाटर कितना लो, 80%। तो आपका क्या बनेगा, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिप्रोफ बनेगा। ठीक है, अगर कोई और एसिड होगा तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के केस में बेटा अलग है। नाइट्रिक एसिड का है 68%। अगर HNO3 लोगे तो उसमें हो गया अपना 68% नाइट्रिक एसिड और रिमेनिंग 32% वाटर। ठीक है, ये दो एग्जांपल याद कर लो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिप्रोफ के दो एग्जांपल हैं। HCl 20%, वाटर 80% और नाइट्रिक एसिड बेटा 68%, 32% वाटर। ठीक है, अब बात करो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी? सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड करती है? वाटर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, बताओ मानसी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है किसी सॉल्यूशन की? यस सर। क्या डेफिनेशन होगी बेटा? डेफिनेशन किसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन द, वो डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। हाँ गुड, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर बेटा। तो क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? अभी बोला था क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। हाँ, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हो, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप एक सॉल्यूशन में ऐड करते हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? 4 मेन प्रॉपर्टी। फर्स्ट है अपना रिलेटिव लूब्रिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? क्या फॉर्मूला था बेटा? आज ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो फटाफट। डेल्टा पी, जब डेल्टा पी को हटाओ क्या लिखेंगे? P1 नॉट माइनस P टोटल अपॉन में P टोटल या P सॉल्यूशन लिखेंगे। इधर बेटा क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन X2, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा बेटा क्या है अपना? नेक्स्ट क्या था? एलिवेशन इन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है? पहले इसका मतलब देखो, रिलेटिव लूब्रिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेटा मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी क्या दिखाती है? जैसा बार बार बोल रहा हूं मैं कि अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसका वेपर प्रेशर बेटा क्या हो जाए, सॉल्यूशन का रिड्यूस हो जाए, है ना? लेकिन ये कब होगा? जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे। नॉन वोलेटाइल
solute is added, when a non-volatile solute is added, दिवांशु, relative lowering of vapor pressure कब होगा बेटा? कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। जब नॉन वोलेटाइल को डालोगे, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि शुगर या सॉल्ट है, ये अपना क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसको वाटर में डाला तो क्या होगा? क्या देखोगे कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जितना खुद वाटर का है उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है देवांशु? यस सर। आया समझ में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला है इसका, देखो P1 नॉट माइनस P टोटल अपॉन P टोटल इज इक्वल टू X2, और X2 को अगर हटा देते हैं तो क्या बताया फॉर्मूला? N2 अपॉन N1 प्लस N2। और उसमें भी बेटा जब हम कहते हैं कि बहुत डाइल्यूट है सॉल्यूशन, तो यही फॉर्मूला कैसे बन जाता है? N2 अपॉन N1 रह जाता है। देख लो सारा फॉर्मूला अच्छे से करा रहा हूं इसी के अंदर बेटा। ये कंडीशन क्या होती है? हाईली डाइल्यूटेड, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, मतलब कि जब बेटा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए? बहुत कम कर दिया जाए। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल क्या हो? बहुत ही कम हो, वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट मोल्स। तो N1 की वैल्यू बेटा क्या हो? बहुत ज्यादा हो, N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2। ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और N2 को कैसे लिख सकते हैं? W2 अपॉन M2, N1 को कैसे लिख सकते हैं? W1 अपॉन M1। ये फॉर्मूला बेटा याद करने की जरूरत नहीं, देखो समझने की जरूरत है। ये लो, ठीक है। अभी इसका भी जरूरत पड़ सकती है, इस वाले फॉर्मूले की, और इस वाले की भी जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर बेटा डिपेंड करेगा कि ज्यादा डाइल्यूट दे रखा है या नॉर्मल कंडीशन में दे रखा है। नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बेटा मतलब क्या था? अगर कोई हम सॉल्यूशन देखें तो उसमें अगर हमने सॉलिड और सॉल्वेंट को देखें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बेटा मतलब क्या है? कि हमारा सॉल्यूशन जो हमने बनाया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए बेटा? एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स, मतलब प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाए? एलिवेट मतलब इंक्रीज हो जाए। ठीक है दिशा, इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज होने का मतलब बढ़ गया। ठीक है, वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज करने का मतलब हुआ हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर बेटा मोलैरिटी का यूज करते हैं, स्मॉल एन। इसको खोलेंगे, डेल्टा टी वी को कैसे लिखेंगे? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? इसमें बच्चे गलत करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कौन सी वैल्यू बेटा ज्यादा है? सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की या सॉल्यूशन की? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सॉरी सॉल्यूशन का ज्यादा है। अभी बोला ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये टी सॉल्यूशन का मतलब है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है तो वाटर का टी सॉल्वेंट। ठीक है, इजी करके बेटा क्या हो जाएगा? मोलैरिटी की वैल्यू रख दो यहां पर। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन W1 मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मास है ना, वाटर का मास W1, जो भी सॉल्वेंट है अपना W1 बेटा। ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे तो N2 को कैसे लिखेंगे? W2 अपॉन N2 into 1000 into W1। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक Pm हो रहा है कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट का नाम क्या है दिवांशु? इस कांस्टेंट का नाम बेटा क्या है? Kb। क्या बोलते हैं इसको? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। नाम याद रखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा।
अगर आप इतना फॉर्मूला सुनो याद नहीं कर सकते, मैं बार बार बेटा लिख के क्यों बताता हूँ, अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना तो बस इतना याद रख लो, देखो इतना याद रख लो, बाकी अपने आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन अगर हमने बनाया बेटा दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके, तो अब हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, जितना वाटर के साथ मान लो किसी कंपोनेंट को मिक्स किया तो उसका बेटा जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल ध्यान दे बेटा, इसका एग्जांपल हमारा क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल को किसमें ऐड करते हैं, जैसे जो बहुत ज्यादा जहां पर बेटा ठंड पड़ती है तो वहां पर पेट्रोल क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है ना। अमेरिका जैसे कंट्रीज के अंदर, कनाडा के अंदर देखा है कितना कम टेम्परेचर होता है, सर्दियों में तो और भी कम होता है, -50 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है। इतने कम टेम्परेचर पे बेटा वाटर क्या हो जाएगा, सॉरी अपना पेट्रोल जो यूज करते हैं, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है बेटा, फ्रीज हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए देखो एप्लीकेशन देख लो, एंटी फ्रीज क्या है, तो गैसोलीन में बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, जो गैसोलीन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। गैसोलीन या पेट्रोल में इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं एज ए एंटी फ्रीज, इससे बेटा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब सोचो किसी लिक्विड का अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, इसका क्या मतलब है दिशा, इसका क्या मतलब है बेटा, अगर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो, जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीज होने लग जाता है। अभी मान लो अगर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया वाटर का, तो इसका मतलब बेटा क्या है, बताओ, वाटर कब फ्रीज होगा, -10 डिग्री सेल्सियस पे ना, समझे मेरी बात। ऐसे ही क्या होगा, अगर Yes, sir. पेट्रोल को अगर हमें बचाना है, पेट्रोल को फ्रीज होने से रोकना है, तो हमने क्या डाला बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं उसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज एजेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इससे क्या हो गया बेटा, गाड़ियों में डाला तो क्या होगा, पेट्रोल नहीं जमेगा। आपने देखा होगा व्हीकल्स तो आराम से चलते रहते हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में या कनाडा के अंदर जहां पर -50 -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहां पर क्या करते होंगे, इसको डालेंगे एज ए सॉल्यूट डालेंगे पेट्रोल के अंदर, तो क्या होगा बेटा, बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और -50 से भी कम हो जाएगा। समझे आप मेरी बात, तो फ्रीज नहीं, Yes, sir. फ्रीज नहीं होगा बस। तो आज हमने काफी चीजें पढ़ ली, ठीक है, क्लास का टाइम भी हो रहा है। तो बेटा डिप्रेशन, अच्छा उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट में जो हमारा टर्म आता है, क्या रिलेशन होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। तो केएफ को क्या बोलते हैं बेटा, मोलर Depression constant. कांस्टेंट, है ना, और डेल्टा टीएफ को कैसे लिखोगे, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, बताओ। मैंने बोला डिप्रेशन फ्रीजिंग मतलब कि सॉल्वेंट का ज्यादा है ना, सॉल्यूशन का हमने बेटा क्या कर दिया, कम कर दिया। ये ध्यान रखना सभी बच्चे, पुट करने में मिस्टेक होती है, जो बेटा मिस्टेक्स होती है मैं वही बात बताता हूँ बार बार, जो आप लोग मिस्टेक करोगे मुझे पता है ना। यहाँ पर डेल्टा टीएफ सबको याद रहता है, ये याद नहीं रहता कि आगे क्या चीज है, आगे है बेटा सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का है पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करो और Kf into m फॉर्मूला लगा दो और वैल्यू निकाल लो। अभी जितने न्यूमेरिकल दिए हैं बेटा सारे इसी तरह के हैं, सारे आपको कराए हैं, आइसोटोनिक के ऊपर दिया है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। जिसके फुल आउट ऑफ फुल नहीं आए वो चैप्टर 2 कभी फिर उठा के मत पढ़ना, उसको कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। अब बेटा अच्छे से रिवीजन कर लोगे नोट्स का, अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना,
और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। Yes, sir. जरूर करो। अच्छा, अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन चाहिए तो मैं देखता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट करके फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कुछ कह रहे थे, वैसे तो बेटा करा दिए मैंने, बार बार कराए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक बुक कॉमन बुक से कराऊंगा, अभी बेटा मेरे पास जो थे, ठीक है, उस बुक से मैंने कराए हैं। चलो ठीक है। यस सर। न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखना बेटा, 30 मिनट्स का ही टाइम है, 30 मिनट्स का आपके पास टाइम है, ठीक है। कल टेस्ट दोगे ना, अब्सेंट नहीं होगा कोई भी। यस सर। जो अब्सेंट हुआ वो क्लास में नहीं कितने रहेगा। बजे? टाइम आप बताओ। 12 बजे, ठीक है, 12 o'clock। नहीं। नहीं तो फिर कब दोगे टेस्ट? हाँ, यही टाइम पे ले लो, क्या ले लो? हाँ, यही टाइम पे ले लो। इसी टाइम पे लास्ट मतलब, के टाइम। अच्छा 3 से 4, ठीक है। सर तो कल, अपने टाइम पे 3 से 4। हाँ ठीक है, 3 से 4 कल दे दोगे ना? कल कोई एब्सेंट नहीं होगा टेस्ट में, हाँ मैं दे देंगे। हाँ, मैं अभी अटेंडेंस देखता हूँ कितने कितने बच्चे आज क्लास में थे, ये सब टेस्ट देंगे, ठीक है। ओके बेटा, यस। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, ओके Yes. एंड टेक केयर, ओके। गुड डे सर। बाय, गुड डे।